सवाल तो ये पूछा जा रहा ना कि ये नागपुर में हिंसा क्यों की और क्यों हुई और ये क्या प्लानिंग के तहत की गई? एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स है सर। अब आप बिल्कुल साफ अल्फाज में सुनना चाहें, इस मुल्क में डिवाइसिव पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। आप डिवाइड करिए, सत्ता में आइए। डिवाइड, आप कोई अंग्रेज डिवाइड करते थे, वो भी हिंदू मुस्लिम पर डिवाइड करते थे अंग्रेज, उस देश पर सत्ता में रहे। अब आज का जो दौर है उसमें भी डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है, उन्हीं से सीखा है, वही हमें छोड़ गए हैं, वो आप उनकी लेगेसी चला रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम करिए, हिंदू आपका एक वोट बैंक है, वो हिंदू जाएगा, जो उनका मुसलमान वोट बैंक होगा वो मुसलमानों को 80-20 वाला फॉर्मूला हिट है। जुनैद साहब, डिवाइड एंड रूल वाली बात से मैं 110% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन अच्छी बात तो ये रही कि मंगल पांडे मेरठ से उठे और यही मुगल के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के अंडर में आजादी की लड़ाई लड़ी। और हम मुगलों को तो 1947 से अपने मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गए, लेकिन इन लोगों ने जो मुल्क को नए सिरे से डिवाइड एंड रूल के तहत अब हुकूमत शुरू की है, ये नौजवान नस्ल ही की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, तमाम अमन पसंद शहरियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को डिफीट देने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम जरा बच्चों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। सिलसिले में अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि मुर्दों को उखाड़ा जाए, मुर्दों को यानी पुरानी चीजों को फिर से शुरू किया जाए, ये सिलसिला कहां रुकेगा? एक तारीखी हकीकत है कि जिस वक्त अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ को कत्ल किया गया, तो हिंदुस्तान ही नहीं सिर्फ एक रीजनल रिलीजन नेशनल हुआ था बुद्धिज्म, और नेशनल से इंटरनेशनल हुआ था। पूरी दुनिया में आज भी उसके निशानात मौजूद हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बौद्ध खत्म कर दिए गए, बौद्ध विहार तोड़ दिए गए, बहुत खून खराबा हुआ। क्या वो सारी की सारी चीजें उन तारीखी हकीकतों की रोशनी में उखाड़ करके उनको वापस देने की कोशिश हो रही है? पीछे जाना पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता जितने पीछे आप चले गए। तो मैं यही तो कलाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 1947 के बाद जब हमारा मुल्क आजाद हो चुका है, हमारा संविधान है, मिलजुल करके मुल्क की तरक्की देने की कोशिश करें, इन मुर्दों के पीछे हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है कलाम साहब, इशू क्या है? गवर्नेंस का इशू है, प्योरली गवर्नमेंट का इशू है। गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों को इत्तेफाक करे, इंटरफेथ डायलॉग करे और ये ऐसा पॉलिटिकल माहौल बनाए जिसमें आपस के भाईचारगी ख़त्म हो। हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ से, मेरे मुल्क में ब्रिगेडियर उस्मान हमारे सबसे पहले कुर्बानी किए हैं, इस ज़मीन के लिए खून बहाए हैं। मैं उसी ज़मीन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, हमारा मुल्क है, हम इसके लिए जान देने को तैयार हैं। बट सवाल यह है कि हम लोग तफरका न पैदा करें और शायद गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें सामने आए और इसको दूर करे। मतलब बार बार आपसे ये ना कहा जाए कि आप पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों से कुछ बच्चों के सवाल शामिल कर लेते हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि अगर औरंगजेब की कब्र को खुद दी जाएगी तो क्या विकास हो जाएगा हमारे देश में? क्या हमें जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी? और अगर औरंगजेब गलत थे तो जिन हिंदू राजाओं ने उनका साथ दिया तो वो सही कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे उनकी बात क्यों नहीं होती है? ठीक है जुनैद आरिफ साहब, ये बात मैंने आपके सामने मैंने रखी। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। अफसोसनाक पहलू तो ये है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था? महाराणा प्रताप की फौज के सिपाहसालार हाकिम खान थे और अपोजिशन में अकबर की फौज की सिपाहसालारी मान सिंह के हाथ में थी। और मान सिंह की आज औलाद इसी गवर्नमेंट की जो इस तरह की राजनीति करती है, आप देखेंगे कि वजारत के ओहदे तक पहुंची हुई है। क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, यही तो दोहरा रवैया है। 4 दिसंबर 1992 में मेरी पोस्टिंग हुई जमशेदपुर में, और आज जो है 2025 चल रहा है। उसमें उस टाइम की जो जुडिशियल और ये उस वक्त की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में क्या फ़र्क है? ठीक है सर, मैंने आपको बताया कि बहुत फ़र्क है। अभी मैं देखता हूँ कि जो वारदातें हो रही हैं उसमें, चाहे किसी औरत को रात में, आपने देखा होगा यूपी में कि उसकी शी वाज रेप, फिर रात ही रात उसकी डेड बॉडी जला दिया, उसके फैमिली को नहीं बुलाया। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने देखी नहीं है अपने ज़माने में। अभी के माहौल में पिछले कुछ सालों से, ओवर ए डिकेड, ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस की ऑटोनॉमी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब प्रकाश सिंह की जो रिपोर्ट थी जिसमें कि पुलिस को ऑटोनमस किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें कि अभी के जो पुलिस का सेटअप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ऊपर देखना पड़ रहा है। राजनीति के असर से आज़ाद नहीं हो सकती पुलिस, आप ये कहना चाह रहे हैं? आज़ाद नहीं है, और वो देखते हैं जो वारदातें हो रही है, वारदात हो सकती हैं, बहुत से रीजन है, लेकिन वारदात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके वजह से, और दूसरी चीज़ इसमें टोटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है कि हमारे बहुत से ऐसे क्राइम, आप देखिए एक लड़के पे, एक स्टूडेंट पे एक छोटा सा FIR चोरी का हो जाए साइकिल का, उसको गवर्नमेंट को नौकरी नहीं मिलेगी।
लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो जाती है। जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था कि साहब जिनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए, चार्जशीट हो जाए, कितने ऐसे केसेस हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम, रेप, मर्डर सब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिशियन ऑफ ऑल पार्टीज उनके मामले फंसे हुए हैं। अभी देखिए 43 से 46% वो लोग हैं जिनके पीछे बहुत से बड़े बड़े केसेस हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हो जा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट के ऊपर एक ये क्रिमिनल जस्टिस कुल मिलाकर के पब्लिक को सोचना चाहिए कि जिन नेताओं के चक्कर में वो अपना खून बहाने में लगे हैं, छोटी सी चीज अगर हो जाए तो इनका जो है करियर हाँ वो तो मजे काटेंगे और वो जेल की सजा काटेंगे इस तरह के वाकयों के बाद।